हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्रोत शरीर। तो देखो, स्रोत शरीर अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसकी वेटेज जो है वो 7 मार्क्स की रहती है। इसका मतलब अच्छी खासी वेटेज है। तो पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम जो है मेन ट्राई करेंगे कि मेन पॉइंट्स कवर हो जाएँ, ताकि ज़्यादा हमें इधर उधर का पढ़ना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्रोतस में ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ जो NCSM के करिकुलम में मेंशन है, तो हम ये सारे डील करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है व्याख्या की बात करें तो देखो, व्याख्या क्या रहता है, श्रवणात् स्रोतांसी बोलते हैं, ये एक श्लोक की तरह ही है। तो शरीर के वे सभी भाग जहाँ गति क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, स्रोतस। मतलब जहाँ पे भी क्या होती है, गति क्रिया होती है उसे स्रोतस कहते हैं। जिससे स्राव निकलता हो उसे स्रोतस कहते हैं। मतलब डेफिनेशन ही चल रही है अभी, सारी जितनी भी बात करेंगे वो डेफिनेशन ही होती है। तो जिससे स्राव निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्रोतस। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मिट्टी के घड़े से, तो यहाँ से हम समझेंगे कि होता क्या है। तो जिस प्रकार घड़े के अंदर पानी भरकर पानी रिसकर जो है बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल्स के अंदर पदार्थों की स्रवण क्रिया होती है। जिस प्रकार, तो ये एग्जांपल कर दिया, जैसे घड़े के अंदर जैसे पानी रिसकर बाहर निकलता है ना, उसी प्रकार शरीर में भी छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। जिस प्रकार फिंगर जो उंगली होती है हमारी, उसको जब प्रिक करते हैं तो वहाँ से क्या रक्त बाहर निकलता है, ब्लड निकलता है। क्योंकि रक्त असंख्य छोटे छोटे छिद्रों में बटा हुआ होता है, छोटे छोटे पोर्स में, छिद्र यानी पोर्स, न कि नदी की तरह बह जाता है जैसे कि सिराओं के अंदर होता है। ठीक है, तो सिरा मतलब क्या था, वेंस था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जो रिक्त रचनाएं शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती है। तो ये क्या है, रिक्त रचनाएं। तो देखो, ये सारे हम क्या बात कर रहे हैं, हमने 3 एग्जांपल्स की बात करी है। सारा स्रोतस की डेफिनेशन समझाने के लिए सारी बातें हैं। तो ये क्लियर है, जो रिक्त रचनाएं शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती है उसे क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, व्याख्या की बात हो गई। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक श्लोक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, पूछ लेते हैं कभी कभी। यवंतः पुरुष मूर्तिमंतो भाव विशेषा तवंतः स्वस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषा। मतलब पुरुष में जितने मूर्तिमान वाले भाव होते हैं, मूर्तिमान वाले भाव विशेष होते हैं, उतने ही पुरुष में स्रोतस के प्रकार होते हैं। सिंपल सी बात है, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट आता है उसके बाद, स्रोतस खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनां अभिवहिनी भवन्ति अयथार्थेन। तो देखो क्या, स्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो स्रोतस क्या करता है, स्रोतस बेसिकली चैनल्स होते हैं जिनसे चीज़ें जो है फ्लो करती है। तो वहन करता है शरीर में खाए हुए आहार से जो अनरस बनता है, आहार खाने से क्या बनता है, अनरस बनता है, उसके पचन से, उसी से क्रमशः शरीर के धातुएं जो है उत्पन्न होती हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, श्लोक ये वाले याद कर लेना आप, और बाकी इसका क्लियर होना चाहिए कि क्या है। उसके बाद बात करें अतः रस से उत्तरोत्तर जो भी धातु बनती है उसको वहन करने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्गों को स्रोतस कहते हैं। तो बार बार सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही फाइन होता है ये। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्रोतस कहा जाता है। अभी व्याख्या ही चल रही है। तो अतः शरीर में धातुएं जहाँ जहाँ होती है वहाँ से क्या रहता है, स्रोतस जो अवश्य होने चाहिए, ताकि ट्रांसफ़र किसी भी चीज़ का स्रोतस के द्वारा ही होगा ना, इधर से उधर कोई भी चीज़ वहन करेगी। फिर यहाँ पे आता है एक श्लोक है, मूलात् खादांतर देहे प्रसिद्ध त्व अभिवाही यत स्रोतस दिति विज्ञेयम सिरा धमनी वर्जितम। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कर लेना। सिरा और धमनी को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से देह के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली है उसे क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। तो सिंपल है, सिरा धमनी को छोड़कर जो भी मूलभूत छिद्र थे, मतलब सिरा धमनी को छोड़कर जो भी वहन करने वाली प्रणाली होती है उसे स्रोतस कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आकाश महाभूत की प्रधानता वाले, अर्थात अंदर से अवकाश युक्त, आकाश महाभूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवकाश युक्त उन दृश्य अदृश्य शरीर अवयवों को भी स्रोतस कहा जाता है। तो सारी की सारी व्याख्या चल रही है कि स्रोतस है क्या। जो उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातुएं दोष, बलों, अन्न, जल, शब्द आदि विषय, मन इत्यादि का अभिमान करते हैं, अर्थात इन्हें शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं, इस श्रवण को भी क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। तो ये सारा आप एक बार रीड कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं कि स्रोतस क्या होता है और उसकी व्याख्या क्या है। तो ये सारी बातें हमने डील कर ली सारी। नेक्स्ट आता है स्वरूप की बात करें। स्वरूप क्या रहता है, स्वधातु संवर्णानी वृत्त स्थूल अन्योनी च स्त्रोतांसी दीर्घ वृत्त्या प्रतान सदृश्यानी च। स्वरूप की बात कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वरूप भी अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो देखो क्या रहता है, जिस धातु के जो स्रोत है वह उस धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। ठीक है, तो जो धातु के जो स्रोत है वो उसी के समान जो है रिस्पेक्टिवली होता है। अर्थात लताएं चारों ओर फैलकर अपनी शाखा प्रशाखा से व्याप्त रहती है, सही बात है। उसी प्रकार स्रोत भी अपनी शाखा प्रशाखा से सारे शरीर में क्या रहता है, व्याप्त रहता है। तो स्रोत जो है पूरा एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है,
और पूरे के पूरे शरीर में क्या रहता है, वो स्प्रेड रहता है। नेक्स्ट बात करें, स्वरूप की बात हो गई। उसके बाद आता है स्रोतस की उत्पत्ति एवं इसका क्या पंच भौतिक संगठन क्या है। तो स्रोतस की उत्पत्ति आकाश महाभूत प्रमुख है, ये ध्यान रखने वाली बात है, एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेते हैं और वाइवा में भी। क्या कि स्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत मेन है। स्रोतस की उत्पत्ति में कारणभूत होने वाला एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोत जो है विविध अवयव पंच महाभूतों से बना है। तो ये भी क्या पंच महाभूतों से बना है, एकदम क्लियर है। उनकी उत्पत्ति के समान आकाश महाभूत अधिक के रहता है। तो होता तो पांच भौतिक है, बट मेन क्या रहता है इसमें, आकाश महाभूत रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। उसके बाद आता है स्रोतों का संगठन आकाश तथा अन्य पृथ्वी वगैरह से भी बनता है, बट मेन क्या रहता है, आकाश रहता है। उसके बाद बात करें स्रोतस के पर्याय क्या रहते हैं, इसको फटाफट देखेंगे। स्रोतस के पर्याय ध्यान में रखना, कभी पूछ लेते हैं। स्रोतांसी सिरा धमनी रसायन रसवाहिन्य नाड्यः पंथान मार्गा शरीर इच्चर्याणि संवृत्त स्थानानि आशय निकेत शरीर धातव आकाशानाम लक्षणाम। ये सारे क्या शरीर की धातुओं के अवकाशों को दिखाई पड़ने वाली अथवा नहीं दिखाई पड़ने वाले को क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। तो ये सारे पर्याय होगा, ये एक बार ही रीड कर लेना, आ सकता है। नेक्स्ट आता है संख्या की बात करें। स्रोतस की संख्या क्या रहती है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतस की संख्या चरक ने 13 मानी है और सुश्रुत ने कितनी मानी है, 22। 11 × 2 क्या रहती है, 22। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। सुश्रुत के अकॉर्डिंग बहिर्मुख स्रोतस जो है, बहिर्मुख स्रोतस ने सुश्रुत ने क्या बोला, बहिर्मुख स्रोतस 9 मेल में होते हैं और 12 क्या रहते हैं, फीमेल में। ठीक है, तो चरक ने कितनी मानी है, 13। सुश्रुत ने मानी है 22। 11 × 2 से 22 हो जाता है। और बहिर्मुख स्रोतस तो ये पूछा जाता है। आगे बात करें स्रोतस के भेद प्रकार क्या रहते हैं। तो चरक ने कितना माना था, 13 भेद माने थे। अब इसके नाम एक एक करके बात करते हैं क्या थे। तो क्या क्या है, प्राण उदान अन्न, कैसे याद करना है, देखो प्राण उदान अन्न, ये तीनों को एक साथ पढ़ लो। उसके बाद क्या, रस, रक्त को रुधिर कहते हैं, उसका पर्याय है। मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातु हो गए, 7 3 10 और 3 13। मूत्र पुरीश और स्वेद, 3 क्या हो गए, मल। तो ये हो गए क्या, चरक के अकॉर्डिंग 13 भेद हो गए। उसके बाद सुश्रुत की बात करें तो 11 भेद रहते हैं। प्रत्येक 2-2 स्रोतस है, इसीलिए क्या 11 × 2 22 हो जाता है, मैंने बोला था पहले। इसे योगवाही स्रोतस कहते हैं। तो सुश्रुत ने क्या बताया योगवाही स्रोतस के बारे में। तो इसमें क्या है, प्राण अन्न उदक, पहले 3 दोनों में सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। उसके बाद क्या रहता है, रस, रक्त, मांस, मेद। अब देखो अस्थि मज्जा शुक्र नहीं है, क्या है, अस्थि मज्जा नहीं है, शुक्र यहाँ पे है। और क्या, मूत्र पुरीश और यहाँ पे आर्तव आ जाता है। तो ये अलग अलग क्या है, पुरीश और आर्तव अलग है, बाकी मोर और लेस सेम ही है। तो ये दोनों का अच्छे से याद कर लेना, नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो चरक सुश्रुत की बात हो गई। उसके बाद वाग्भट क्या कहते हैं, 2 भेद होते हैं वाग्भट के अनुसार। स्रोतस के 2 भेद होते हैं, क्या, दृश्य जिसे हम बाह्य भी कहते हैं, बहिर्मुख स्रोतस कहते हैं, और अभ्यंतर अदृश्य कहते हैं। दृश्य जो दिखता है, जो आँखों से देखा जाता है, वो स्रोतस दृश्य, और जो आँखों से नहीं देख पाते वो क्या रहता है, अभ्यंतर अंदर रहता है, जो आँखों से न दिखे। तो दृश्य होता है, अभी बात करी थी हमने, 9 कितने हैं, मेल में 9 हैं, फीमेल में 12 है। इसमें क्या रहता है, जो माइक्रोस्कोप से दिखने वाले स्रोतस होते हैं, जिनका अस्तित्व कर्म द्वारा स्पष्ट होता है, अदृश्य हो गए। तो ठीक है, वाग्भट के ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, वाइवा में पूछ लेते हैं, थ्योरी में भी आ सकता है। तो संख्या एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्या किसके नाम थे, ये और ये। नेक्स्ट आता है उसके बाद बहिर्मुख स्रोतस के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तो बहिर्मुख स्रोतस जो है सुश्रुत ने दिया, श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेडरानी नव स्त्रोतांसी नाराणाम बहिर्मुखानी। तो ये नाम दे रखे हैं बेसिकली इसके, ठीक है। और क्या है, स्तन्यानियम, मतलब ये कोई श्लोक याद नहीं करना, बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, आइडिया होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुरुषों में 9 थे, तो कौन से 9 हैं वो देखो, कान, आँख, मुख, नासा, गुद, मेड्र, और ये उनकी संख्या है। देखो ये सब याद करना है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको याद करना है। ये 9 होते हैं और दूसरे क्या था, 12। स्त्रियों में 12 रहते हैं, तो 9 ये हो गए, 3 एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2 स्तन आ गया और 1 हो गया आर्तव, तो ये हो गए 12। तो मेल में 9 हो गए, फीमेल में 12 हो गए, एकदम क्लियर है। तो आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो ये टेबल जो है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको एकदम आना ही चाहिए, मतलब एकदम ये तो याद होना ही चाहिए, ये अक्सर पूछा जाता है, एक ना एक आ जाता है इसमें से। तो सबसे पहले क्या है, नाम तो हमें बताते हैं, प्राणवय स्रोतस है, क्या है, देखो प्राणवय उदकवय, प्राण उदक अन्न रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरीश स्वेद और आर्तव। अब देखो चरक के अकॉर्डिंग क्या बोला है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मेन तो देखो चरक के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, सुश्रुत के अकॉर्डिंग नहीं पता तो भी काम चल जाता है, चरक के अकॉर्डिंग सारे याद होने चाहिए। प्राणवय स्रोतस रहता है हृदय और महास्रोतस, और इसका ताल्लुक लोम है। देखो ये लिखा हुआ है, एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये लिखा हुआ है, ये सारा आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है,
चरक ने 13 टाइप के बताए हैं जिनका मूल बताया गया, 13 टाइप जिनके मूल बताए हैं। आर्तव व स्रोतस के मूल नहीं बताए हैं, ठीक है। 13 टाइप है तो आर्तव व स्रोतस का मूल नहीं बताया, क्यों? आर्तव व स्रोतस चरक ने नहीं बताया, किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। क्या सुश्रुत ने 11 टाइप माने हैं, इसमें अस्थि, मज्जा और श्वेत को नहीं माना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने किसको नहीं माना है, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाला टेबल आप अच्छे से पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। देखो स्रोतसों के सामान्य कार्य क्या है, ये कुछ देखो, ये तीनों कुछ पॉइंट्स हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो इसमें क्या रहता है? श्रवणा स्रोतांशी के अनुसार स्रोतस का कार्य क्या है? गति करना। हमने पहले बोला था स्रोतस का कार्य क्या है? गति करना। सर्वे ही भाव पुरुष नयंत्र स्रोतांशी, ये श्लोक है, यानी शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति स्रोतसों के द्वारा होती है। ये सारे पॉइंट ध्यान में होने चाहिए, याद ना हो तो भी चलेगा काम, बट कार्य क्या रहता है ये अक्सर पूछ लेते हैं, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो स्रोतसों के सामान्य कार्य होते क्या हैं? उसके बाद है सर्वे ही भावा पुरुष न अंतरेण स्रोत वर्धयन्ते, और ये सब रहता है। स्रोतस परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करता है, हमने पहले भी बात करी थी, क्लियर है। शरीरस्थ भावों को पोषण करते हैं जिससे वे शीर्ण नहीं होते, ठीक है। तो धातु का पोषण करता है ताकि उसकी शीर्णता ना हो, उसमें कोई भी डिक्रीमेंट ना हो। स्रोतस के प्रकृतस्थ रहने से शरीर जो है स्वस्थ रहता है, सही बात है। स्रोतस एकदम बढ़िया रहेंगे, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी बाधा नहीं आएंगी, सब कुछ इजीली फ्लो होगा, पोषण होता रहेगा, तो सब कुछ एकदम मस्त रहेगा। उसके बाद बात आती है क्या रहता है इसमें? स्रोतस के प्राकृतिक रहने के शरीर स्वस्थ रहता है। मलों का वहन कर उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं, सही बात है। स्रोतस विषय अर्थात संज्ञाओं के वेगों का वहन कर शरीर को अनुग्रहित करते हैं, क्लियर है। तो क्या क्या इसके फंक्शन हो गए? ग्रहण करना, शोषण करना, निसरण करना, श्रवण करना, वहन करना और पाचन करना, ये सारे इसके कार्य होगा इन शॉर्ट अगर बात करें हम। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है स्रोतस की दृष्टि के सामान्य हेतु। देखो ये कुछ पॉइंट है जो हर स्रोतस में आते हैं कि स्रोतसों की दृष्टि के कुछ सामान्य हेतु रहते हैं। आहारश्च विहारश्च यह स्याद दोष गुण समय, ये श्लोक देखो याद कर लेना अगर याद हो पाए तो, मेन इसकी हिंदी है। जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान हो, अर्थात उन्हें बढ़ाने वाला हो, धातुओं के मतलब बढ़ाने वाला हो, ठीक है, तो गलत है, बढ़ना नीचे। धातुओं के विगुण हो, उन्हें विरोध करने वाला हो, वे सभी आहार वार स्रोतसों को दूषित करते हैं। तो स्रोतसों को दूषित कौन करता है? जो उसे बढ़ाने वाला और विरोध करने वाला, तो दूषित ही करेगा, सही बात है। तो ये हो गया दृष्टि के सामान्य हेतु। उसके बाद आता है उसकी दृष्टि के सामान्य लक्षण क्या रहते हैं? सामान्य लक्षण है धातुओं का अधिक निकलना या बिल्कुल रुक जाना, सिराओं में ग्रंथि पड़ जाना, ये सारी चीज़ें क्या है? धातुओं का अधिक निकलना, मतलब दृष्टि होने से क्या होता है? धातु अधिक निकलती है, बिल्कुल रुक जाना, सिराओं में ग्रंथि पड़ जाना, मतलब उसमें कोई गांठ पड़ जाना, धातुओं का विमार गमन हो जाना, ये सभी स्रोतसों की दृष्टि के क्या है? तो ये देखो ये सारी चीज़ें ना हर स्रोतस में जो है सेम रहती है, दृष्टि के सामान्य हेतु, दृष्टि के सामान्य लक्षण, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद बात करें हम, उसके बाद देखो यहाँ पे एक बात आती है कि शरीर के स्रोतसों के महत्व का वर्णन। स्रोतसों का महत्व क्या रहता है? देखो इंपॉर्टेंट बात है, हमने जो अभी तक पढ़ी थी, मेन बात तो वही रहती है, बाकी सब फिर अब थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन रहता है कि किससे क्या होता है। तो देखो इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि देखो इसमें क्या बताया गया बेसिकली कि प्राकृतिक शरीर में क्या रहता है कि स्रोतस का महत्व। प्राकृतिक शरीर में नेचुरल, विकृत शरीर में जिसमें डिजीज़ हो गया, चिकित्सा शरीर में और औषधि कार्य में। वैसे ये पूछते नहीं हैं बट एक बार पढ़ ज़रूर लेना। तो प्राकृतिक शरीर में क्या रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो, प्राकृतिक शरीर का स्क्रीनशॉट ले लो। विकृत शरीर में रहता है कुछ ऐसा, कुछ नहीं है, इसको रीड करोगे आ जाएगा। चिकित्सा में ये रहता है और औषधि कार्य में ये रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शरीर के स्रोतसों की सिद्धि क्या रहती है? शरीर की स्रोतोमय की सिद्धि, तो यहाँ पे भी ऐसी है, श्रवणा स्रोतांशी, वही सारी बातें दोबारा बोली गई है, एक बार आप पढ़ लेना, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है। ये सारा ऐसे ही चलेगा, यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, एक एक करके फिर हमने क्या है हर एक स्रोतस के बारे में डील किया, सारे वही पॉइंट्स आएंगे, हम जनरल पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको एक एक करके इसमें सेट कर देंगे। वो टेबल आपको मेन पढ़नी है, उसी में सारा कुछ है, ऐसे कर करके सारा जो है हमारे टोटल जितने भी स्रोतस है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्रोतशारी। देखो स्रोतशारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि स्रोतशारी क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।